हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो सेशन होगा, जो बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार पुलिस जो फायरमैन का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए स्पेशली क्लास कराई जाएगी। तो अच्छा लगेगा आपको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अपना फीडबैक कभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए, इसमें क्या हो सकता है, चलिए जिससे कि आप ये बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये जो सिलेबस है ना, उसी के आधारित पे ये क्वेश्चन होगा। यानी इसमें जैसे कि हिंदी भी है, आपका इंग्लिश है, मैथ है, तो उस बेसिस पे सवाल होगा। सबसे ज़्यादा आपका जीके जीएस है, सबसे ज़्यादा क्या है, तो आपका जीके जीएस है, सबसे ज़्यादा जीके जीएस से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय गवाए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सेना का प्रवाची दिया है, सेना का प्रवाची दिया है। तो सेना का प्रवाची क्या होता है, तो सेना का प्रवाची तो बहुत होता है, जिसमें से ऑप्शन से देखना है तो पहला कटक, घटक, तारक, तक्षक है। तो सेना का प्रवाची कटक होगा, ठीक है ना। तो सेना का प्रवाची क्या होगा, कटक होगा। जैसे कि हम सेना का प्रवाची देखें क्या क्या हो सकता है, तो हम आपको बताएंगे। देखिए, सेना का प्रवाची एक ऊनी होता है, ऊनी होता है, दल होता है, चमू होता है, चमू होता है, अनिक होता है, ठीक है। तो इस तरह बहुत कुछ बहुत सारे होते हैं। जैसे कि सेना चमू दल होता, दल का मतलब जैसे कि सेनाएं जब भी चलती है तो दल में चलती है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, घटक का जो होता है ना, घटक का क्या क्या होता है, घटक का क्या हो सकता है, तो घटक का आपका घड़ा होता है। क्या होता है, घड़ा होता है, घटक का घड़ा होता है। कुंभ होता है, कुंभ होता है, कुंभ होता है, घड़ा होता है, घटक होता है, कुंभ कुंभ होता है, संघटक होता है, संघटक इस संघटक होता है, संघटक कारक होता है, कारक तत्व होता है, क्या होता है, तत्व भी होता है, अवयव भी होता है, अवयव भी होता है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन दिया है। चलिए दूसरा में देखते हैं कि दिए गए विकल्प में बलिष्ठ का विलोम, जैसे कि विलोम का मतलब होता है कि उल्टा शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी विपरार्थक शब्द बताना है इसमें। तो बलिष्ठ का क्या होता है, तो पहला ऑप्शन दिया बलवान, निर्लज, दुर्बल, बिडोल। तो हम एक एक तो ऑप्शन क्लियर करते जाएंगे। देखिए, बलिष्ठ का पहले समझेंगे। बलिष्ठ मतलब होता है क्या, बलिष्ठ का मतलब होता है बलशाली या शक्तिशाली। बलिष्ठ का मतलब क्या होता है, बलशाली, बलशाली या शक्तिशाली होता है। बलिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, बलशाली या शक्तिशाली होता है, बलशाली या शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली बलिष्ठ का मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो बलिष्ठ का मतलब जान गए हैं कि बलिष्ठ का मतलब बल या शक्तिशाली होता है, बल या शक्तिशाली होता है। तो ये देखिए, बल का मतलब बल का उल्टा बताना, तो बलवान तो होगा नहीं, बलवान तो होगा नहीं, और निर्लज भी नहीं होगा, बेडोल भी नहीं होगा, ये दुर्बल होगा। दुर्बल मतलब होता है कमजोर होता है, मतलब क्या होता है, कमजोर। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बलवान दिया है, तो बलवान का इसमें देख लेते विलोम सब जो जो बनता है बतवा देखा हम आपको। देखिए, निर्लज का जो होगा ना, निर्लज का लजवान होगा, यानी निर्लज मतलब नहीं लजाने वाला, लाजवान मतलब लजाने वाला, ठीक है ना। लजवान होगा, क्या होगा, लजवान, क्या होगा, लजवान। दुर्बल का क्या होगा, दुर्बल को तो बता दिए ना, बेडोल का सुडोल होगा, बेडोल का सुडोल होगा, बेडोल का सुडोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखन चोर में कौन सा समास है, माखन चोर में कौन सा समास है, माखन चोर में कौन सा समास है।
तो देखिए पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो माखन चोर में कौन सा समास है? तो हम कहते हैं माखन चोर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन कैसे इसको देखना है। जब भी किसी अर्थ को कहने के बाद उसका अर्थ ना देके किसी दूसरे पे पढ़, देखिए माखन चोर, तो हम माखन चोर कहते हैं तो आप किसके बारे में सोचते होंगे? कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं। तो हम जब कहने के बाद अपना पद अर्थ ना दे कि दूसरे का अर्थ देने लगे, यानी किसी और को समझने लगे, तो हम कहेंगे ये इसमें बहुब्रीहि होगा। जैसे कि आप जैसे माखन चोर रखे तो आप लोग सब लोग जो जान गए होंगे कि माखन चोर का मतलब होता है उसका नाम है कृष्ण जी, ठीक है। तो इसलिए ये बहुब्रीहि होगा। ये अपना बहुब्रीहि समास वह समास है जो अपना पद की प्रधानता ना देकर अन्य पद की प्रधानता देता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियां होती है, कारक विभक्तियां होती है। जैसे कि बोलेंगे राजकुमार चाहे राजपुत्र, राजपुत्र, तो हम बोलेंगे राजा का पुत्र। तो इसमें देखिए का आगे विभक्ति ना, तो जहाँ का की जहाँ कारक विभक्ति है तो तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधानता होती, दोनों पद की प्रधान, जैसे कि कहेंगे माता पिता, इसमें देखिए दोनों पद प्रधान ना, तो वो चीज होता है द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो। अब बच के कर्मधारय। कर्मधार में एक दूसरे से तुलना की जाती है। 4 नंबर देखिए विकल्प में पुल्लिंग शब्द बताइए, पुल्लिंग शब्द बताइए। तो पुल्लिंग शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द वह शब्द होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे कि इसमें कहे लोटा, सभा, दय, सड़क। तो लोटा, तो इसमें से लोटा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो लोटा कैसे पुल्लिंग होगा? देखें लोटा अच्छा है कि अच्छी है, इसलिए आ सकते हैं। तो लोटा अच्छा है तो इसलिए ये पुल्लिंग होगा। चाहे लोटा गिर गई कि गिर गया, लोटा गिर गया, ठीक है ना, तो इसलिए पुल्लिंग हुआ। सभा अच्छी थी, अच्छी है। धैर्य रखती है, धैर्य रखी है। तो ये सड़क भी अच्छी है। तो ये सभी क्या होगा? स्त्री है, स्त्रीलिंग है। कौन सी स्त्रीलिंग है? सभा स्त्रीलिंग है, धैर्य स्त्रीलिंग है और सड़क भी स्त्रीलिंग। लेकिन लोटा गिर गया, लोटा गिर गया, कभी गिर गई नहीं होती, लोटा गिर गया होता है। 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर कह रहा है अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी स्वयं कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? स्वयं कौन सा सर्वनाम है? जिसके पुरुष सर्वनाम पहला ऑप्शन है निश्चय सर्वनाम, और निश्चय सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। तो ये इसमें ऑप्शन होगा 4 नंबर, इसका आंसर होगा डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर होगा। वो भी कैसे होगा? निजवाचक। जैसे निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जिसमें अपनापन स्वयं और अपना कार्य दर्शाता है, वो निजवाचक होता है। जैसे कि कहेंगे अपनापन इसमें दिखाई देगा, स्वयं दिखाई देगा, तो हम कह देंगे ये निजवाचक है, निजी है यानी निजवाचक है। निश्चयवाचक जो होता है इसमें निश्चित का बोध कराता है, और निश्चित वाचक जिसमें अनिश्चित का बोध, जैसे कि कोई, कब, का से, ये अनिश्चयवाचक होता है। और पुरुष मैं, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर में डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैथ का सवाल आ गया। तो मैथ का सवाल तो देखिए कैसे बनेगा, यानी ये जो सवाल जो दिया है आपका आंसर आप मतलब आप ऑप्शन में अपना फीडबैक कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। जैसे कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह बीच में माइनस a प्लस बी का फिर होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है -4ab होता है, और नीचे कितना दिया है आपका a इंटू बी दिया है। तो दोनों से दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा? -4। तो आंसर हो जाएगा -4। इसके आगे एक के साथ आगे बढ़ते हैं, बिन टाइम गवाएं। आगे देखिए एक अगर है, अरे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BIC में I त्रिभुज ABC का अंतःकोण अंतःकेंद्र और PBCI का अंतर केंद्र, यदि BCP 155 तो कोण BAC ज्ञात कीजिए, कोण BAC ज्ञात करिए। तो 155 डिग्री माइनस 75 डिग्री,
ये घटाएंगे तो कितना 0, और ये आपका 15 7 के 8 हो जाएगा, यानी 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 80 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नहीं 80 सर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि चलिए ये क्या कह रहा है आपको देखते हैं। कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको अब एक फार्मूला होता है जिसको हम याद करना पड़ेगा आपको, इसको फार्मूला को आप याद करना पड़ेगा। जैसे कि होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बटा 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब बनाएंगे पाई आर स्क्वायर वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया था। लिख देंगे 60 डिग्री बट्टा में लिख देंगे 360 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 6 कम 6 6 6 36 हो जाएगा। तो आपको कितना होगा? पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6। आर का मान कितना दिया है आपका? आर का मान दिया है 7, यानी 7 इंटू 7 कर लेंगे, 7 गुणे 7 कर लेंगे, त्रिज्या दिया है ना, तो 7 इंटू 7 कर लेंगे बट्टा में 6, तो 7 7 49/6 हो जाएगा। तो देखिए 7 7 49/6 2 नंबर में दिया ऑप्शन ना, तो 2 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसका PDF हमको प्रोवाइड हो जाए तो आपका इसका PDF आपको वेलकम क्लास 24 आवर्स में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। अब देखिए इकाई अंक पूछा है, यानी बोल रहा है कि इतना इतना अंक कोई दिया है गुणा में, तो इकाई अंक पूछा। अगर इकाई अंक के बारे में पढ़ना है, यूनिट इकाई अंक पढ़ना है, तो आप जाके हमारा यूनिट इकाई अंक का क्लास देख सकते हैं। वेलकम क्लास 24 आवर्स पर यूनिट डिजिट जाकर सर्च मारिएगा। देखिए इकाई अंक कैसे पहचानते हैं, हमको इकाई से मतलब है, ठीक है ना, हमको इकाई से मतलब है। अगर इसमें 5 होता ना, 5 होता लास्ट में, तो हम इस सभी संख्या को क्या बोलते? 0 मान लेते। लेकिन इसमें इकाई अंक जो है ना 0 नहीं है। देखिए 4 गुणे 8 गुणे 4 गुणे 6 गुणे, तो सबसे पहले इसमें तो 0 आएगा नहीं। देखिए इसमें यहाँ देख लीजिए, यहीं से कर लेंगे हम ऑप्शन। देखिए 4 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, फिर इसमें 4 2 अंक से करेंगे, 4 दूना 8, 8 से 8 छक्के 48, तो 48 में इकाई अंक क्या हो रहा है? 8 हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब जैसे टोटल गुणा करिएगा, तो टोटल गुणा कर तो बहुत समय लगेगा, आप लास्ट वाले अंक से गुणा करते जाइएगा, तो इकाई अंक आपको मालूम चाहिए। हमको इकाई अंक से बहस है। अब देखिए मैथ ऑपरेशन जो क्या कर रहा है, यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना, यानी लाभ बराबर क्या होता है? तो सेलिंग माइनस CP होता है, यानी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस CP होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। तो बोला है कि 10 वस्तुओं का CP बराबर है 7 वस्तुओं के SP के बराबर। देखिए ये नहीं बराबर, यानी CP कितना हो गया? तो अब मान लेंगे CP बराबर हमको 7 दिख रहा है और SP बराबर कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। और CP कितना दिया? हमेशा, यानी CP हमेशा नीचे रहता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7 गुणे में 100 कर देंगे, तो आप जैसे कैलकुलेट करिएगा तो आपको निकल कर आएगा 300 हो जाएगा ना, तो 7 300 होगा, तो 7 दूना के 14। देखिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है। अब देखिए 300 हो गया बटा में 7, काट लीजिए सरकार, 7 7 में 24 डिग्री, 7 चौके 28। तो ये देखिए 4 दिख रहा है आपको पहले, और किसी में नहीं दिख रहा, 7 चौके 28 और 2 बचा लास्ट में, तो 2 7 चौके 28 हो गया और 2 बचा तो 20 हो गया, 7 दूना के 14, देखिए 42 हो गया, और ये जोड़ के आपको पूर्णांक तोड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में स्नायु डॉट को जोड़ता है, यानी किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन दे रहा है मांसपेशी से त्वचा को, मांसपेशी से हड्डी को, पेशी से हड्डी को जोड़ता है। 11 नंबर का आंसर कीजिएगा।
तो ये जो होता है ना स्नायु, ये हड्डी से हड्डी जोड़ता है। एक टेंडन जो होता है ना, टेंडन का नाम सुने हैं, टेंडन, तो टेंडन को नाम सुने तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन कौन जोड़ने का कार्य करता है? टेंडन का नाम सुने, टेंडन, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एनीमिया मुख्य रूप से डॉट के कारण होता है। एनीमिया किसके कारण होता है? जब कोई भी दिखते हैं, अब हम मान लीजिए कोई भी कहता है एनीमिया हो गया, तो किसकी कमी से कारण हो रहा है? तो आप बोल दीजिएगा आयरन की कमी से कारण होता है। कौन से? आयरन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कोशिका को इस रूप में भी जाना जाता है। श्वेत रक्त कोशिका ना, उसको किस रूप में जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट। तो श्वेत रक्त कोशिका को किस रूप में जाना जाता है? 12 का आंसर कीजिएगा 13 का। तो ल्यूकोसाइट के रूप में जानते हैं। किसके साथ में? ल्यूकोसाइट के रूप में जानते हैं। ल्यूकोसाइट के रूप में जानते हैं। चलिए हम जो ऑप्शन दिया उसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लाल रक्त कोशिका में। जब पूछेगा कि लाल रक्त कोशिका में बताइए, देखिए इसने पूछा श्वेत रक्त, तो हम कहेंगे ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त तो ल्यूकोसाइट है। अब लाल रक्त पूछेगा तो एरिथ्रोसाइट। कौन सा? एरिथ्रो। लाल रक्त पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किस में पाया जाता है? रक्त के प्लेटलेट्स में पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट रक्त के प्लेटलेट्स में पाया जाता है। अब इसे बोलिए कैसे याद रखेंगे? तो चलिए याद रखने के लिए बता देते हैं। ये बता दिए तो थ्रोम्बोसाइट किस में पाया जाता है? लाल रक्त के प्लेटलेट्स में पाया जाता है, यानी रक्त प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लेटलेट्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स में पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त में, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त में। ये तो प्लेटलेट्स, जैसे कि प्लेटलेट्स ब्लड पाया जाता है, तो 55 से 60% हम लोग का शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है। चलिए बोल रहा है कि लाल श्वेत रक्त कोशिका, तो इसमें ल्यूकोसाइट। तो अब याद रखिए कैसे। देखिए श्वेत 100 में आधा वो है, तो इसमें देखिए लौ में भी आधा, लौ में आधा ये इसमें है, यानी आधा लौ है इसमें, तो ल्यूकोसाइट हो जाएगा। अब बोलिएगा थ्रोम्बोसाइट कैसे याद रखेंगे? थ्रोम्बोसाइट तो किसमें होता है? थ्रोम्बोसाइट जो होता है तो रक्त के प्लेटलेट्स में होता है। रक्त के प्लेटलेट्स में होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स टॉ, इसमें भी प्लेटलेट्स टॉ, लास्ट में भी टॉ है, प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिका में होता है। 14 नंबर देखेंगे। कह रहे कौन सा पादप हार्मोन वृद्धावस्था में देरी करने में मदद करता है? जैसे कि कौन सा ऐसा पादप है, कौन सा ऐसा पेड़ के अंग है जो पेड़ को वृद्धावस्था को रोकने में मदद करता है, वृद्धा में रोकने में मदद करता है? कौन सा है? 14 नंबर का देखिएगा, कौन सा रोकने में मदद करता है? तो इसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकिनिन जो है पौधों में, जैसे कि उसकी वृद्धि यानी बुढ़ापन ज़्यादा पड़ रही है, तो इसको साइटोकाइनिन क्रिएट करेगा तो पौधे के बुढ़ापन रुक सकता है। जहाँ आपको ऑप्शन क्लियर करना होगा, मैं खुद कर दूंगा, एक्सप्रेशन जरूर करूंगा। यहाँ देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बोलेंगे आवृत्ति का एसआई मात्रक, पहला ऑप्शन है डायोड, वाट, हर्ट्ज, डेसिबल। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। डायोप्टर होता है, लेंस का होता है, डायोप्टर, वाट होता है, शक्ति का होता है, डेसिबल ध्वनि का होता है। और कुछ बता दें आपको? चलिए बल का न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। वेग का होता है, मीट्रिक प्रति सेकेंड होता है। समय का सेकेंड होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? तो किलोग्राम बता दीजिएगा। दीप्तिमान का क्या होता है? वाट होता है, शक्ति होता है। अब ये कह रहा है डायनेमो एक उपकरण है जिसका उपयोग डॉट के परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डायनेमो जो है ना एक उपकरण यानी यंत्र का नाम है, जिसे किसमें प्रयोग करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन है पहला। धावनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को धावनी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए देखते हैं इसको। डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये धावनी ऊर्जा क्या करती है?
धावनी ऊर्जा को विद्युत, जैसे कि लाउड स्पीकर का नाम सुने ना, तो लाउड स्पीकर जैसे धावनी निकलेगा तो उसमें विद्युत में कन्वर्ट कर देगा। अब विद्युत ऊर्जा को धावनी में कौन परिवर्तित करता है? ये देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये सेल बैटरी जो होती है ना, ये रासायनिक ऊर्जा की होती है और इसे विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि बैटरी आप करते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है ना। अब ये विद्युत ऊर्जा जैसे दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा जैसे कि दीजिएगा लाउड माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर होगा, जो हम लोग माइक से बोलते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा लेके किस में कन्वर्ट कर देता है? ध्वनि में, बोलने में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका आंसर का तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही अब देखिए कह रहा है कि जैसे ही आप कुएं में उतरते हैं तो आपका वजन कह रहा है थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका थोड़ा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ कह रहा है लिटमस विलयन का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। तो बोल दीजिएगा ना अम्लीय है और ना क्षारीय, पर किस स्थिति क्या हो जाएगा? लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा, तो बोलिएगा ये बैगनी हो जाएगी। कौन सी कलर की हो जाएगी? बैगनी कलर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु जो न तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है और ना ही ह्रास कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो कह दीजिएगा आप उसको, तो भले धातु, अधातु, अक्रिय, अयमंडल। तो आप कहिएगा जो न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है और ना एक परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है और ना ही ह्रास कर सकता है, तो उसे हम अक्रिय कह देंगे। ठीक है ना, अक्रिय कह देंगे। अक्रिय गैसों को 18 ग्रुप में रखा गया है। कौन सा ग्रुप में रखा है? 18 ग्रुप में रखा गया है और 7 समूहों में रखा गया है। 7 समूहों में रखा गया है। इसी अक्रिय गैस को रिनॉल्ड गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैस का ट्रिक याद है, जैसे कि आप याद रखिएगा, है ना अगरकर 0 पे रन आउट, है ना अगरकर 0 पे रन आउट, है ना अगरकर 0 पे रन आउट। तो है ना तो हीलियम हो जाएगा, 9 से नियॉन हो जाएगा, जी से जिनॉन हो जाएगा, ओ से आर्गन हो, ओ आर से आर्गन हो जाएगा, कि आर से क्रिप्टन हो जाएगा, है ना अगरकर 0 पे रन आउट। ठीक है, तो अक्रिय गैस कितने हो जाएगी? 6 हो जाएगी यहाँ पे आपकी। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जब न्यूटन ने गति दी तो प्रथम नियम का उनका दूसरा नाम, जैसे कि नहीं होता है उपनाम कोई दे दिया, तो इसका नाम दिया था गति का नियम, विस्थापन का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम। इसका दूसरा नाम था जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी IPL हुआ था, उसका खिताब किस टीम ने जीता है? पहला ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आप बताइएगा चेन्नई सुपर किंग, जो इसका फाइनल मैच दुबई में आयोजित किया गया था, दुबई में आयोजित किया गया था इसका फाइनल मैच। अगला देख रहे हैं, अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर में जब आता है तो कौन सी से सप्ताह को हम वन्यजीव के रूप में मनाते हैं? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाते हैं। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाते हैं। यानी आपको बोलेगा वन्यजीव यानी पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने माओवादियों प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को घोषित करने के उद्देश्य से सहायता योजना शुरू की? तो आपका आंसर पहला देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो दिसंबर 2021 में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए उद्देश्य में सहायता योजना शुरू की? सहाय योजना शुरू की थी। कौन सी किया था? तो ये झारखंड ने सहाय योजना शुरू की।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त जो था ये एक महान शासक था। इसका दरबार में जो रहता था उस कवि का नाम था बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रदाई, भवभूति। तो आप बताइएगा हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। अब बाणभट्ट जो था ना हर्षवर्धन के दरबार में था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में था। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन। चंद्रदाई पृथ्वीराज राठौर के, पृथ्वी चौहान के दरबार में रहता था। किसमें? पृथ्वी चौहान के। और इसने लिखा था चंद्रदाई जो था पृथ्वीराज राठौर एक बुक लिखा था। भवभूति जो रहता था वो विभवभूति के नाम के एक महान शासक था, विभवभूति, उसके दरबार में रहता था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक, कौन सा नामक? जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, यानी इसको शॉर्ट नाम एमबीटी बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह। तो हम जीतल नामक जानते हैं, तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। और इसी का लड़की जो है ना रजिया सुल्तान, जो प्रथम महिला शासिका कहलाती है, इसी का बेटी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत में आयन परत और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? आयन मंडल और वायरलेस संचार, जैसे कि कहते हैं कि रेडियो तरंग जो है ना और वायरलेस जो होता है वो कौन से मंडल से टकरा कर हमारे वायरलेस तो कह हमारे आने का मदद करता है। तो कौन सा ऐसा मंडल है जो तुरंत वापस वेव टकरा कर, जैसे कि ये वेव जाएगा तो मंडल जो भी मंडल होगा वो टकरा कर वापस फिर पृथ्वी तक आएगा, ऐसे करके चलता रहता है। तो कौन सा ऐसा परत है? तो आप बताइएगा। तो आप कहिएगा ताप मंडल है। कौन सा मंडल है? ताप मंडल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर ये बोलेगा रेडियो तरंग किसमें ताप नहीं देगा तो आयन मंडल देगा, इसी में उपस्थित होता है ताप मंडल में। हमारा क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती जो थे किस मिशन के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन ब्रह्मा समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो दयानंद सरस्वती जो थे जो आर्य समाज के संस्थापक थे। किस समाज के? आर्य समाज से 1875 में किए थे। ब्रह्मा समाज का संस्थापक तो राजा राम मोहन राय। कौन सा? राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के। प्रार्थना समाज के पोमेरो आ पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के तो पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग थे, पूरा नाम था इसका चिन्मय का इन्हीं का नाम का एक शासक, इन्हीं का नाम का एक व्यक्ति था जो चिन्मय, उनका भी नाम था चिन्मय मिशन। आगे बढ़ते हैं 28 के नंबर का पास। हरित क्रांति डॉट से संबंधित। हरित क्रांति जो है ना पहले जो होता था गेहूं होता या चावल होता था तो बहुत कम होता था। तो हरित क्रांति आया था तो 1800 हरित क्रांति 1800 बोल रहे सॉरी हरित क्रांति जो आया था 1965 में हरित क्रांति आया, ठीक है ना। तो हरित क्रांति आने के बाद काफ़ी खाद्यान्न फसलें जो उनकी पैदावार बढ़ गई। तो ये गेहूं के से संबंधित है। किससे संबंधित था? गेहूं से संबंधित था। अब बताते हैं जैसे कि भारत में जो थे ना वो एम.एस. स्वामीनाथ करके, एम.एस. स्वामीनाथ एक वैज्ञानिक मान्य महान थे। एम.एस. स्वामीनाथ। विश्व स्तर पर थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन से? नॉर्मन बोरलॉग, जो इनके क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिए थे। और ये गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति। कौन सा भारतीय राज्य दालों से सबसे बड़ा उत्पादक है? दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारतीय राज्य दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं।
तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, ये सब उत्पादन करता है। यानी अकेले आपको बता दें 24.7% करता है भारत में, 24.7% करता है। कुल औसतन खपत जो है ना भारत में जो, तो ये कितना है 35%, 35% होगा। उसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र आता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था किस महाद्वीप में लड़ा गया था, तो ये यूरोप में लड़ा गया था। और क्यों लड़ा गया था, एक फर्नांडिस करके नाम था उनका, जो प्रिंसेस थी उन्हीं को हत्या कर दिया था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये और 18 से 1800 यानी 4 साल चला था, यानी 14 से 1818 तक चला था। 4 साल, यानी याद रखिएगा 4 साल के गैप पे चला था। 31 नंबर देखिए, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये देखिए राज्यसभा का प्रधान उपराष्ट्रपति ही होता है। जैसे कि अभी हमारा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। इनका उम्र कितना होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए राज्यसभा के विपक्ष का नेता कौन है, राज्यसभा का विपक्ष के नेता क्या नाम है, तो मल्लिकार्जुन नाम है। क्या नाम है, मल्लिकार्जुन। प्रधानमंत्री तो जानते ही होंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 इससे संबंधित है। वित्तीय अपराध का अखिल भारतीय सेवा शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार से। तो 32 का एक करिएगा आपका आंसर, संपत्ति का अधिकार से 301 है। यदि एक पंचायती भंग कर दी जाती तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किया जा सकते हैं। जैसे कि अभी पंचायत जो हुआ है जीता है, तो अगर बीच में भंग कर दी जाती है, यानी बीच में, यानी कार्य 5 साल का होता है, अगर बीच में ही इसे भंग की जाती है तो कब तक इसे कराया जा सकता है। तो पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने, पंचायत विघटन की तारीख से 12 महीने, पंचायत विघटन की तारीख से 2 महीने, पंचायत विघटन की तारीख से 1 महीने। तो आपका 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने के अंतर्गत करा देनी चाहिए। और ये जो 1959 से इसका पंचायती राज्य का प्रावधान अपनाया गया था। सबसे पहले ये नागौर के राजस्थान में अपनाया गया था, जो एक बलवंत राय मेहता करके समिति जो था ना, वो 3 स्तरीय थी पर आया था, 3 स्तरीय। उसके बाद एक और आया अशोक करके आया था व्यक्ति, तो वो 2 स्तरीय नाम पर दिया, 3 स्तरीय पर दिया था, जिला, ग्राम जिला, और एक और था इसमें करके दिए थे। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कर देते हैं। 34 देखिए, पंचायती राज विषय संबंधित किस सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज विषय जो है ना, कौन सी सूची के अंतर्गत, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखिए जितना भी अगर आपको स्टेट से संबंधित है तो ये राज्य सूची, पंचायत जो आएगी राज्य के अंतर्गत ही आएगी। राज्य का समवर्ती सूची जो होता है ये दोनों स्तर पे होगा, यानी संघ पे होगा और राज्य के पे हो जाए। ठीक है ना, राज्य पे भी होगा समवर्ती सूची। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो कौन सी प्रायद्वीप सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोदावरी नदी को वृथा गंगा भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इसे दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका बांध जो बनाएगा ना, इसका बांध का नाम बताया गया, बांध का नाम है श्री राम सागर जायकावाड़ी है, और एक घाटधार है। ये सभी इसी नदी पे बांध है। कह रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ हस्ताक्षर
किस वर्ष हुआ था? 1960, 1963, 1961, 1957। तो 1960 में इसका हुआ था और ये कहा गया था कि तुम 80% यूज करना और भारत 20% यूज करेगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। तो कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? तो जिला है, जिला पूछा है ना, तो जिला पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? 37 नंबर का हो जाएगा। जिला पूछा है तो जिला यानी जिला में पूछा है, जनसंख्या खा में पूछा है, तो जिसमें ख आएगा उसको सही मारे। जैसे शेख में आएगा शेखपुरा, तो शेखपुरा, शेखपुरा यानी जनसंख्या और शेखपुरा याद रखिएगा। बिहार के सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? जो सासाराम में मकबरा है यानी किस महान एक शासक था जिसका है? इब्राहिम लोदी, हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी। तो इसका नाम था शेरशाह सूरी था। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस दो नदी के संगम पर आयोजित की जाती है? गंगा और गंडक, गंगा और कोसी, महानंदा और गंडक, गंडक और कोसी। तो हम जानते हैं गंगा और गंडक नदी पे की जाती है। गंगा और गंडक नदी पे प्रत्येक वर्ष नवंबर के समय की जाती है, नवंबर। ओकर बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? बिहार में पहला कृषि किस जिले में स्थापित किया गया था? तो आप कहिएगा समस्तीपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ का स्थापित किया था? समस्तीपुर में स्थापित किया था। अगला ऑप्शन देखते हैं। जीआई टैग बिहार से संबंधित है? अगर निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग बिहार से संबंधित नहीं है? तो बिहार से देखिए जीआई टैग जो होता है ना, ये एक भौगोलिक क्षेत्र के चिन्हित करने के लिए दी जाती है। जैसे कि शाही लीची ये बिहार की है, कतरनानी चावल ये बिहार की है, जर्दालू चावल ये बिहार की है, बिहार की है। नावरा चावल जो है ना ये बिहार की नहीं है। जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची इन सभी को जीआई टैग प्राप्त है। चलिए आज यहीं तक क्लोज करते हैं और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और आपसे कुछ नहीं मिलेगा, ये मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह का क्वेश्चन बिहार फायरमैन के लिए तैयार की जा रही है। ये सभी किताब ये जो होगा ये किताब से करके डाउनलोड करके कर बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद खुद ही मालूम चलेगा आपको हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को क्लोज करते हैं।